नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण के रण तो शांत हो गए हैं, लेकिन जुबानी जंग बेहद आक्रामक है। एक दूसरे को देख लेने की जिद और हथियारों का अहंकार दुनिया की शांति में बारूद भरने के लिए आमादा है। शांति शांति तो इस वक्त दुनिया के सभी मुल्क चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी शर्तों के साथ। आज दुनिया के अलग अलग कोनों से आ रही ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं जंग का नया और सबसे खतरनाक स्वरूप क्या हो चुका है। आइए देखते हैं तबाही की वो 3 तस्वीरें जो तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बजा रही हैं। पहली तस्वीर सीजफायर यानी युद्ध विराम के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच बारूद की गर्मी कम नहीं हुई है। दोनों एक दूसरे को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। इजराइल का साफ कहना है जब तक लेबनान में हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ेगा, इजराइल की सेना पीछे नहीं हटेगी। वहीं ईरान ने खुली धमकी दी है कि इजराइल पीछे हटे वरना अंजाम बुरा होगा। सवाल यही है, क्या दोनों एक और महायुद्ध करके ही मानेंगे? अब आपको दिखाते एक और तस्वीर। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का वो सीक्रेट बंकर और अंडरग्राउंड सुरंगें जिसे इजरायली खुफिया एजेंसी ने ढूंढ निकाला और मार्च में 50 लड़ाकू विमानों से तबाह कर दिया। लेकिन बड़ा खुलासा तो यह है कि जब 28 फरवरी को हमला हुआ तो खामनेई इस 35 मीटर गहरे बम प्रूफ बंकर में नहीं थे। सवाल उठता आखिर खामनेई इस सुरक्षित बंकर में क्यों नहीं गए? क्या उन्हें इस हाईटेक बंकर के महफूज होने का पर भरोसा नहीं था, या इजराइल की शातिर चाल उनकी सोच से भी तेज निकली? अब एक और तस्वीर पर नजर डालिए। रूस और यूक्रेन की जंग सरहदों को पार कर चुकी है। यूक्रेन को नेटो देशों से मिल रही लगातार हथियारों की सप्लाई से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहीं रूस की आक्रामकता से नेटो देशों में भारी नाराजगी है। रूस रुकने को तैयार नहीं, नेटो झुकने को तैयार नहीं। हालात गवाही दे रहे हैं कि यह जंग अब सीधे रूस और नेटो के बीच महायुद्ध में तब्दील होने वाली है। हथियारों की यह होड़ और महाशक्तियों की यह जिद दुनिया को किस विनाश के रास्ते पर लेकर जा रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो चलिए आक्रमण की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। होर्मुज में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज है। नए शिपिंग रूट पर आईआरजीसी ने बयान दिया है, हमें बिना बताए नया रूट क्यों बनाया? जो रूट पहले से तय है वही अधिकृत है। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर कार्रवाई करेंगे। यानी आईआरजीसी ने एक बार फिर से होर्मुज में जंग की धमकी दे दी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने अमेरिका पर तीखा हमला किया है। अमेरिकी दावों पर ईरान ने तंज किया है। जमी हुई संपत्ति खेती पर नहीं होगी खर्च, यानी वो पैसा अमेरिका के हिसाब से खर्च नहीं करेंगे। अमेरिका ने सिर्फ अविश्वास की फसल बोई है। यूएस सिर्फ टूटे वादे और बयानबाजी निर्यात करता है। इसके अलावा अमेरिका की कोई साख नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोहम्मद गलीबाफ का, गलीबाफ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका को धोखेबाज और मौका परस्त कहा है। यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से महायुद्ध की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या 2026 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है? नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने ईरान को सीधे जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल का साफ कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा तब तक इजरायली सेना लेबनान को छलनी करती रहेगी। नेतन्याहू के इस ऐलान पर ईरान भड़क गया। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन जारी रखा तो वो ऐसा जवाब इजराइल को देगा जिसे इजराइल हमेशा याद रखेगा। लेबनान, मध्य पूर्व का वो खूबसूरत लेकिन बदनसीब देश जो एक बार फिर 2 महाशक्तियों
और गुटों की लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। साल 2026 में भी यहाँ हालात सुधरने के बजाय बदतर हो चुके हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना को डटा रखा है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री ने खुलेआम कह दिया कि इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल का तर्क है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों ऐसे रॉकेट और खतरनाक हथियार हैं जो सीधे इजराइल के शहरों को मटियामेट कर सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक स्थायी सुरक्षा क्षेत्र यानी बफर जोन बनाने की जिद पकड़ी। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने पिछले सभी समझौतों को तोड़ा है, इसीलिए अब बिना हथियार छोड़े इजरायली सेना वापस नहीं जाएगी। लेकिन इजराइल के इस कदम ने तेहरान यानी ईरान में बारूद की गर्मी बढ़ा दी है। ईरान जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा आका और मददगार है, उसने साफ कर दिया है कि इजराइल पहले पूरी तरह से लेबनान की धरती खाली करे और लड़ाई बंद करे। दोनों तरफ से अड़ी ये जिद अब सीधे एक बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। Holy shit! विश्लेषकों की माने तो ये सिर्फ कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, ये पूरा खेल है मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने का। एक तरफ इजराइल अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान इस पूरे क्षेत्र में अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर नहीं होने देना चाहता। हिजबुल्लाह खुद को लेबनान का रक्षक कहता है। उसके नए कमांडर्स और नेताओं का साफ दावा है कि इजराइल की मौजूदगी के रहते वे किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल एक आक्रामक देश है और जब तक वो लेबनान की एक एक इंच जमीन खाली नहीं करता तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि दबाव में हिजबुल्लाह ने अपने कुछ हथियार लेबनानी सेना को सौंपने की बात जरूर कही थी, लेकिन पूरी तरह निहत्थे होने से उसने साफ इनकार कर दिया। इधर इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है लेबनान की आम जनता और वहां की सरकार। लेबनान की सरकार राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर है। देश भीषण आर्थिक मंदी, महंगाई और आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है।
लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह का इतना गहरा प्रभाव है कि सरकार चाह कर भी उसे अलग नहीं कर सकती। लेबनानी सेना दक्षिण में तैनात तो है, लेकिन हिजबुल्लाह की भारी भरकम ताकत और हथियारों के आगे उसकी हैसियत और भूमिका बेहद सीमित नजर आती है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं खींचता तो हिजबुल्लाह के समर्थकों का गुस्सा फटेगा, जिससे लेबनान की धरती एक बार फिर लाशों के ढेर में तब्दील हो सकती فوق من أرض الحدث دغري يعني كل المطرح هون فرموها فارم شارع صفية كله इस पूरी जंग का रिमोट कंट्रोल असल में लेबनान में नहीं बल्कि तेहरान में है। ईरान हिजबुल्लाह को सिर्फ पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ही नहीं देता, बल्कि वो लेबनान को इजराइल के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करता है। इस बीच साल 2026 के ताजा हालातों ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी। ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह कोई शांति समझौता हो जाए, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान और इजराइल के बीच चल रहा छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर अब खुलकर सामने आने लगा है। ईरान ने तो हाल ही में हॉर्मुज में भी व्यापारिक जहाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सैन्य विश्लेषकों ने संभावित महायुद्ध की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। अगर दोनों देश अपनी जिद पर अड़े रहे तो शुरुआत छोटी छोटी झड़पों से होगी। हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी शहरों पर हजारों रॉकेट दागेगा, जिसके जवाब में इजरायली वायुसेना लेबनान के बेरुत और नबाती जैसे इलाकों को खंडर बना देगी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के और अंदर तक घुस जाएगी, जिससे ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। ईरान अपने दूसरे गुटों यानी यमन के हूतियों और सीरिया के माध्यम से इजराइल पर चौतरफा हमला बोल सकता है। इस जंग का नतीजा सिर्फ लेबनान की तबाही नहीं होगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा और भूखमरी फैल जाएगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और अस्पताल मलबे में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी इस आग की लपटों से बच नहीं पाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इतना भारी बोझ पड़ेगा कि मंदी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई देश इस वक्त युद्ध रोकने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दोनों तरफ का अहंकार शांति के हर रास्ते को बंद कर रहा है। इस महासंकट का समाधान मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर दुनिया को एक बड़े विनाश से बचाना है तो दोनों पक्षों को झुकना होगा। इजराइल को उसकी सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिलनी चाहिए।
तो वही हिजबुल्लाह को अपने अधिकारों का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंप देना चाहिए। ईरान को भी ये भरोसा चाहिए कि उसके रणनीतिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अमेरिका, कतर और संयुक्त राष्ट्र को मिलकर एक मजबूत मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी ताकि लेबनान की संप्रभुता भी बची रहे और इजराइल के नागरिक भी महफूज रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा हमने ईरान को बुरी तरीके से हराया, अब पूरी ताकत से बातचीत कर रहे हैं। ईरान भी ये अच्छी तरीके से जानता है, जबकि दुनिया ये मानती है कि अमेरिका और इजराइल दोनों हारे हैं। यहां तक कि अमेरिका और इजराइल में भी सर्वे कराया गया, लोगों से पूछा गया तो लगभग 70% लोगों का यह मानना था कि अमेरिका और इजराइल इस जंग को हार चुके हैं। लेकिन ट्रंप बार बार यही दावा करते हैं कि वो ईरान को हरा चुके हैं, ईरान इस जंग में हार गया और हारने के बाद वो बातचीत के टेबल पर आया, बल्कि जबकि पूरी दुनिया ये कहती है कि ईरान जंग जीत चुका है। They said we're going to journey down, we're going to do what we have to do, and we did. We knocked the hell out of them, and now we're negotiating from a position of pure strength. एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान हमारे लिए बाजार बनेगा, ईरान से गेहूं, सोयाबीन और मक्का खरीदेंगे, ईरान के पैसे लेकर उसी पर खर्च करेंगे, खाद्यान्न खरीद की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। ये बहुत बड़ा समझौता साबित होगा, यानी कि ईरान के साथ अब डील भी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो ईरान जिस पर 1979 से अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखा, अब उस ईरान के लिए पूरी दुनिया के बाजार को खोल देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहां तक कि ईरान के ऑयल को भी अगले 60 दिन के लिए सैंक्शन फ्री कर दिया गया है। And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. It's a beautiful place. Would anybody like to go there? The Islamic Republic of Iran, they're having a hard time with food, and we're going to be taking some of their money and we'll spend it, and we're going to be buying wheat, soybeans, and corn, a lot of it. And that process is going to be starting pretty soon. It's going to be pretty big, too. I think it's going to be very big. अमेरिका और इजराइल के बड़े हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खामनेई को बचाने के लिए तेहरान की छाती को चीरकर जमीन के नीचे, यानी कि पाताल में एक ऐसा पाताल लोक बनाया गया, एक ऐसा सीक्रेट बंकर बनाया गया जिसे भेद पाना नामुमकिन माना जाता है। इजरायली मीडिया जेरूशलम पोस्ट के हवाले से रिपोर्ट आई, रोंगटे खड़े करती है। सेंट्रल तेहरान में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नीचे छिपी इन सुरंगों और ब्लास्ट रेजिस्टेंट कमरों का सच क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के ये बंकर इजरायली बस्टर बमों के आगे टिक सकते हैं?
ईरान के सबसे शक्तिशाली और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की सुरक्षा के लिए तेहरान में किस कदर वास्तुकला यानी आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का खेल खेला गया है, इसका खुलासा अब जाहिर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के सरकारी आवास के बिल्कुल करीब एक बेहद गुप्त और हाईटेक अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया था, जिसका कोड नेम था हबीब इब्राहिमी कॉम्प्लेक्स। इस बेहद सुरक्षित किले को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए इसे एक स्पोर्ट्स सेंटर के नीचे बनाया गया था, ताकि किसी भी सैटेलाइट या खुफिया एजेंसी को इसकी भनक न लग सके। इस पाताल लोक को बनाने की कहानी साल 2009 से शुरू होती है। अयातुल्ला अली खामेनेई की हरी झंडी मिलने के बाद ईरान की सबसे खतरनाक सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसका निर्माण शुरू किया था। इसके लिए फंड जुटाने का काम IRGC की ही आर्थिक शाखा खातम अल अंबिया कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर ने किया था। ये बंकर कोई मामूली गड्ढा नहीं था, बल्कि इसके मुख्य गेट से बख्तरबंद कारें सीधे जमीन के नीचे 30 मीटर तक जा सकती थी। इस कॉम्प्लेक्स से 27 मीटर लंबी एक ऐसी मुख्य सुरंग थी, जिसे किसी भी आपात स्थिति में सुप्रीम लीडर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सुरंग आगे चलकर कई अलग अलग रास्तों में बढ़ती थी, जिसमें एक रास्ता सीधे सेंट्रल तेहरान के गिलाब स्क्वायर के पास एक अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज में खुलता था। यानी ऊपर से देखने पर जो सिर्फ एक गाड़ियों की पार्किंग थी, नीचे से वो सीधे सुप्रीम लीडर के बेडरूम से जुड़ी हुई थी। हैरानी की बात ये कि सीक्रेट बंकर में सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये 5 मंजिला अंडरग्राउंड ऑफिस कॉम्प्लेक्स था, जहां खामेनेई के सबसे करीबी और सीनियर अधिकारी बैठते थे। इस सुविधा में 3 लेवल का पार्किंग गैराज, एक अत्याधुनिक टारगेट रेंज यानी शूटिंग प्रैक्टिस एरिया और जमीन से 30 से 35 मीटर नीचे 2 अभेद्य शेल्टर बनाए गए थे। पैंतीस मीटर की गहराई पर मौजूद शेल्टर में एक ऐसा ब्लास्ट रेसिस्टेंट कमरा था, जिस पर परमाणु धमाके को छोड़कर किसी भी मिसाइल का असर नहीं हो सकता था। जानकारों का कहना है इसी साल 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त हवाई हमला किया, तो अयातुल्ला अली खामेनेई अपने ऊपर के आवास में थे। अगर वो उस वक्त इस सीक्रेट बंकर के ब्लास्ट रेजिस्टेंट कमरे में होते तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसियों की नजर इस बंकर पर भी थी। खामेनेई की मौत के बाद इजराइल शांत नहीं बैठा।
मार्च 2026 में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ईरान के सैन्य नेतृत्व की रीढ़ तोड़ दी। इजराइल का मकसद साफ था, ईरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करना। मार्च के उस ऑपरेशन में इजराइल ने 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 50 लड़ाकू विमान यानी कि एयरक्राफ्ट्स को मिशन पर भेजा। आसमान से बरसते बारूद और बंकर बस्टर बमों ने तेहरान के उस स्पोर्ट्स सेंटर के नीचे बने ढांचे को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने भारी बमबारी कर इस अंडरग्राउंड ठिकाने को तबाह कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के ये शेल्टर और बंकर इजरायली मिसाइलों के आगे टिक सकते थे? रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल के पास अमेरिका द्वारा दिए गए GBU-57 जैसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम है। जो जमीन के अंदर 60 मीटर तक धंसकर धमाका करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में 35 मीटर नीचे बना खामेनेई का यह बंकर इजरायली तकनीक के आगे पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर इजराइल ने तेहरान की धरती को दहलाया तो ईरान ने भी घुटने नहीं टेके। ईरान ने भी इजराइल को उसी की भाषा में ऐसा सबक सिखाया जिसे इजराइल कभी नहीं भूल सकता। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के जखीरे को खोल दिया। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि पूरे इजराइल में हाहाकार मच गया। ईरान ने इजराइल के हमलों का बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजराइल के शहरों में बजते सायरन और बंकरों में छिपे नागरिक इस बात के गवाह थे कि ईरान का पलटवार कितना भीषण था। अब स्थिति यह है कि दोनों ही मुल्क पीछे हटने को तैयार नहीं है। साल 2026 के मध्य में आकर दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देश अब नए सिरे से और भी बड़े युद्ध की तैयारियों में जुट गए हैं। ईरान जहां अपने बचे हुए अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों को और गहरा कर रहा है, वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों को नए घातक हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करने के साथ साथ ईरान के परमाणु संयंत्रों और बचे हुए सैन्य कमांड सेंटर्स की नई हिट लिस्ट तैयार कर चुका है।
यह घोषित युद्ध अब किसी भी वक्त एक परमाणु पूर्णतः और बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, जिसकी आज पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी। साफ है कि जमीन के ऊपर चल रही मिसाइलों की ये जंग अब जमीन के 35 मीटर नीचे बने बंकरों तक पहुंच चुकी है। खामनेई के सीक्रेट बंकर के खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई कितनी सोची समझी और गहरी है। इजराइल ने भले ही इस बंकर को तबाह कर दिया हो, लेकिन ईरान के पास ऐसे कई और गुप्त ठिकाने मौजूद हैं। अब देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सुलगते हुए मिडिल ईस्ट को शांत करा पाता है या फिर दोनों देशों की ये जिद पूरे दुनिया को एक महाविनाश की तरफ धकेल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आक्रमण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन ने कर दिया है बहुत बड़ा दावा। हमले के दौरान रूसी मिसाइल ध्वस्त करने का दावा किया है। 2 जरकॉन 2 इस्कंदर मिसाइलें तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। जब से यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है, मॉस्को पर बड़ा हमला किया है, तब से पुतिन के गुस्से का शिकार हो रहा है यूक्रेन, और लगातार यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस ने हमला जारी किया हुआ है। और खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने दावा किया है उसने 2 जरकॉन और 2 इस्कंदर मिसाइल तबाह कर दिए हैं, उसको यूक्रेन की धरती पर गिरने नहीं दिया है। तो क्या रूस और यूक्रेन की जंग सीधे नेटो देशों तक पहुंचने वाली है? यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि रूस रुकने को तैयार नहीं है और नेटो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। दोनों तरफ से बढ़ती सैन्य हलचल और तीखे बयानों ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी। अगर दोनों में से किसी ने भी लक्ष्मण रेखा पार की तो यह तबाही सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दुनिया के आसमान पर एक बार फिर युद्ध का काला साया है। तलवारें खींची हुई, बयान जहर बनकर उड़ रहे और हथियारों का ढेर हर गुजरती रात के साथ बढ़ता जा रहा है। नेटो और रूस के बीच जंगी तनाव अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से वापस लौटना बेहद मुश्किल है। दोनों तरफ आरोप, पलटवार, धमकियां और तैयारियां। और माहौल ऐसा जैसे दुनिया एक नए विध्वंसक अध्याय का इंतजार कर रही है। सबसे पहले बात पोलैंड की। नेटो का फ्रंट लाइन देश और रूस की सीमा के बिल्कुल नजदीक पोलैंड ने हथियारों की खरीदारी में ऐसा उछाल मारा है जैसे किसी भी क्षण बड़े युद्ध की घड़ी बजने वाली है। नई मिसाइलें, नए टैंक, एंटी-एयर सिस्टम, ड्रोन और भारी हथियारों का ढेर। पोलैंड कह रहा है अगर रूस यूरोप की दहलीज तक आएगा तो हम उसे रोकने के लिए तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ खरीदारी नहीं, ये एक युद्ध पूर्व तैनाती है। पोलैंड के बाद अब जर्मनी, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और नेटो का एक प्रमुख स्तंभ है। जर्मनी लगातार अपने हथियारों की खेप बढ़ा रहा है। नए बजट, नई टुकड़ियां, भारी भरकम सैन्य संसाधन, अब सब कुछ रिकॉर्ड स्पीड में मंजूर किया जा रहा है। जर्मनी का संदेश साफ है, अगर रूस आगे बढ़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये वही जर्मनी है जिसने दशकों तक हथियारों से दूरी बनाए रखी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूरोप खुद को एक नए युद्ध की दहलीज पर देख रहा है और जर्मनी भी उसी हिसाब से हथियार बंद हो रहा है। लेकिन तनाव सिर्फ हथियारों से नहीं बढ़ रहा, जुबान से तनाव बढ़ा है। नेटो और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रही है। रूस का तर्क साफ है, नेटो का लगातार विस्तार हमारे लिए खतरा है। यह रूस को घेरने की रणनीति है। पुतिन बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करो। यूरोप आग से खेल रहा है। नेटो रूस की सीमाओं पर बाजू फटकाने की कोशिश कर रहा है।
और इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। पुतिन का कहना है कि यूरोप ने यूक्रेन संघर्ष में शांति वार्ता की हर कोशिश को नाकाम किया। समझौते को धक्का दिया गया और युद्ध को लंबा करने का खेल खेला गया। दुनिया के मंच पर ये आरोप अब नई उथल-पुथल पैदा कर रहा है। आज दुनिया एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। कहीं अस्तित्व की लड़ाई, कहीं कब्जा करने की लड़ाई, कहीं वर्चस्व का युद्ध। कुछ देश अपने एकाधिकार वाले दबदबे को पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, छोटे देशों को दबाना चाहते हैं। उनकी आवाज को मिटाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो भी दुनिया पर एकाधिकार थोपने निकला वो या तो नाकाम हुआ या होने ही वाला है। और इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है रूस। रूस का संदेश साफ है। अगर किसी ने हमें चुनौती दी, अगर किसी ने हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ किया, अगर किसी ने हमें युद्ध के लिए उकसाया, तो रूस भी युद्ध लड़ेगा और पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। पुतिन ने हाल ही में चारों दिशाओं में संदेश भेज दिया है। यूक्रेन, नेटो, यूरोप और पश्चिमी देश कोई भी उनकी चेतावनी से बाहर नहीं। उनके अनुसार नेटो की घेराबंदी रूस को मजबूर कर रही है और वो कड़ा रुख अपनाए। और दुनिया अच्छी तरह जानती है कि जब रूस कड़ा रुख अपनाता है तो सरहदें बदल जाती है। खुलासा ये है कि ज़ेलेंस्की को ट्रंप धोखा दे रहे हैं। ऐसा दावा कॉल में शामिल बातचीत से जुड़ा बताया जा रहा है। दुनिया हैरान है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन की कूटनीति खुद अपने सबसे बड़े सहयोगियों के भरोसे पर ही खतरे में है। और अब प्रवेश करते हैं ट्रंप। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस युद्ध में 24 घंटे में खत्म कर सकता हूं। मैं दोनों पक्षों को टेबल पर ला दूंगा। ट्रंप का दावा है कि ये युद्ध सिर्फ राजनीतिक खेल है। वास्तविक नेतृत्व इसे पल भर में सुलझा सकता है। और यहीं से दुनिया के राजनीतिक गलियारों में आग लग गई, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की तारीफ भी की, खुलकर कहा कि पुतिन एक मजबूत नेता है। ये बात नेटो के कई देशों को नागवार लगी। कई विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ट्रंप की वजह से नेटो की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेटो और रूस के बीच सीधी जंग होने वाली है? क्या हथियारों का जखीरा, क्या बढ़ती बयानबाजी, क्या नई तैनाती और क्या लगातार बढ़ते आरोप, ये सभी किसी बड़े युद्ध की प्रस्तावना है। मौजूदा हालात देखकर लगता है हालात बहुत संवेदनशील है। एक छोटी सी गलती, एक गलत बयान, एक मिसाइल का भटकना और यूरोप का पूरा भूगोल बदल सकता है। अगर नेटो और रूस की सीधी टक्कर हुई तो सिर्फ एक युद्ध नहीं होगा, ये होगा एक सभ्यता बनाम सभ्यता का टकराव। पूर्व बनाम पश्चिम, रूस बनाम नेटो, परमाणु हथियारों से लैस दो महाशक्तियां।
ऐसी जंग का असर पूरे ग्रह पर पड़ेगा। ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, आर्थिक गिरावट और मानवीय तबाही, सब कुछ एक ही लपट में घिर जाएगा। आज पूरी दुनिया की निगाहें यूरोप पर हैं। दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, क्या होगा अगला कदम? क्या पोलैंड अपनी सेना सीमा पर तैनात करेगा? क्या जर्मनी नए हथियार मोर्चे पर भेजेगा? क्या नेटो नई सैन्य रणनीति बनाएगा? क्या रूस अपने लड़ाकू विमान यूरोप की सीमा की ओर बढ़ा देगा? सवाल बहुत हैं और जवाब कोई नहीं। आक्रमण में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौट रहे। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।